हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं फ़ोन के पीछे से निकल के आया हूँ, पहली बार ऐसा कर रहा हूँ। तो आज की वीडियो का टॉपिक है आर्टिकल 15। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 15 क्या कहता है उसके बारे में आज हम जानेंगे और कुछ इस तरीके से जानने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे को याद हो जाए। तो आर्टिकल 15 को पढ़ने से पहले मैं आपसे एक अपनी वैसे बात शेयर करने जा रहा हूँ कि एक किसी टाइम पर केबल टीवी पे एक सीरियल आता था। सीरियल की जो कास्टिंग थी और उसमें उसका नाम लिया जाता था, कहते थे हम पांच पांच, हम पांच पांच। इसको हमेशा याद रखना, जब आर्टिकल 15 के बारे में बात हो तो याद करना हम पांच पांच, हम पांच पांच। वो कैसे काम आएगा वो मैं बताता हूं कि आर्टिकल 15 में जो क्लॉज हैं वो 5 हैं, तो 5 आ गया। और जो इसके अंदर जो बात होने जा रही है, जो फैक्टर्स को कंसिडर करके ये चलेगा, जिसको हम अभी डिस्कस करते हैं, वो भी 5 निकलेंगे। आइए जानते हैं कैसे। तो पहले इसको मेन रीडिंग कर लेते हैं। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। क्लॉज 1 क्या कहता है, इसको देखें हम। क्लॉज 1 कहता है द स्टेट शेल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। 1 2 3 4 5, तो 5 ये हो गए और 5 ही इसके अंदर क्लॉज है। तो हमेशा याद रखना फैक्टर इसमें कि भाई वो टीवी सीरियल वाला जो सॉन्ग है वो जरूर याद आ जाए, तो ये पांचों चीजें याद आ जाएंगी और ये भी याद रहेगा कि इसके अंदर 5 क्लॉज हैं। तो फर्स्ट क्लॉज हमारे को कह रहा है द स्टेट यानी कि जो गवर्नमेंट सरकार है शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और बर्थ। ये है क्लॉज 1 में। और क्लॉज 2 भी इसके बिल्कुल साथ लगता है, तो मैं दोनों को कवर करके फिर एक चीज इसके बीच में ऐड ऑन करूंगा। आपको बताने वाली बात, एक जो मजेदार बात है वो बताऊंगा। तो इसमें क्या ऐड ऑन हो रहा है क्लॉज 1 में और क्लॉज 2 में, क्या फर्क आ रहा है। तो उसमें ऐड ऑन हो जाएगा कि भी वहां पहले स्टेट के बारे में बात हो रही थी, लेकिन आर्टिकल 15 के क्लॉज 2 के बीच में जो है वो सिटीजन के बारे में बात होनी शुरू हो जाएगी कि नो सिटीजन shall on ground only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them be subject to any disability, liability, restriction or condition with regard to access to the shops, public restaurants, hotels, places of public entertainment. Second, the use of wells, tanks, bathing ghats, roads, places of public restaurant maintained wholly or partly out of state fund or dedicated to use of general public। किसी टाइम पे मेरे को एक थोड़ा सा सीन याद आता है, मर्द पिक्चर में अमिताभ बच्चन का याद आ रहा था। कहता अब यहाँ पर मर्द भी अंदर है, आदमी इंडियन भी अंदर है और इंडिया का कुत्ता भी अंदर है। तो उसमें लिखा होता है इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, लेकिन उसमें वो उसका एक छोटा सा सीन उससे रिलेटेड होता था कि पहले रेस्टोरेंट में अंग्रेजों के टाइम पे लिखा होता था, कई जगह पे लिखा था इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। तो उस चीज को, और कई जगह पे कई और चीजों को रिस्ट्रिक्ट किया जाता था, तो वो चीजें गलत थी। उन गलत चीजों को रोकने के लिए यहाँ पे, और क्या क्या किन किन चीजों पे डिस्क्रिमिनेशन होता था, तो वो सारी चीजें जो सी हैं वो इसमें इन्होंने इंक्लूड कर दी हैं। और इसमें कहा गया है कि भी अब नो स्टेट और इसमें अब आ जाएगा नो सिटीजन, दोनों एड अप हो गए हैं इसके अंदर। तो तीसरा है लेकिन आर्टिकल 15 के क्लॉज 1 और क्लॉज 2 के अंदर एक आगे आती है दीवार। ये है वो दीवार जो रिस्ट्रिक्ट कर रही थी अभी तक कि किसी की भी डिस्क्रिमिनेशन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से उसकी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसमें इस चीज को रोकने के लिए एक है दीवार। क्या है वो कहते हैं कि अगर कोई रेलिवेंट फैक्टर अगर आ जाता है, अगर कोई रेलिवेंट फैक्टर आ जाता है तो फिर डिस्क्रिमिनेशन करी जा सकती है। जैसे हमने डिस्क्रिप्शन आर्टिकल 14 के अंदर पढ़ा था कि एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन भी होती है कि भी किसी सेगमेंट को अपलिफ्ट करने के लिए जैसे होता है, तो उसके लिए है कि भी अगर वो रेलिवेंट फैक्टर को अगर वो डिस्क्रिमिनेशन कर रही है और फिर वो कानून बनाया जा रहा है, तो फिर अगर वो रेलिवेंट है
तो उसमें इसको चीज को हिंड्रेंस नहीं बनाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे सेक्स को ही ले लो कि अगर आ जाए कि जैसे कॉस्मेटिक्स की शॉप है, कोई बहुत बड़ा कंपनी है, वहां पर उन्होंने वैकेंसीज दी और वैकेंसीज में उन्होंने लिख दिया कि सिर्फ फीमेल्स को ही हायर किया जाएगा, तो ये नहीं हुआ कि भी क्योंकि वहां पे उनका ट्रेड उस हिसाब से, तो फीमेल्स को वहां पे एज दे दिया। और ऐसी एक एडवर्टीजमेंट आती है कि किसी कोल मिल में जो सी रिक्रूटमेंट की जरूरत है लेकिन उसमें सिर्फ मेल को ही दिया गया है, तो फिर वो उस हिसाब से दिया गया। तो यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि भी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स किया गया है। तो ये एक रेलिवेंट फैक्टर हो गया कि भी कॉस्मेटिक्स की जो से स्टोर में, शॉप में या फिर ब्यूटी पार्लर में, वहां पर अगर फीमेल्स की रिक्वायरमेंट को वहां पे मेल को रिजेक्ट करके फीमेल को प्लॉट कर दिया, और कोल मिल या कोई इलेक्ट्रिकल प्लांट या कोई ज्यादा कोई जहां पे मैनुअल जैसे हार्ड वर्किंग जहां पे है वहां पे मेल को वहां पे कंसिडर कर दिया, तो वो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स नहीं गिना जाएगा, वो आ जाएगा रेलेवेंट फैक्टर डिस्क्रिमिनेशन, तो उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। तो इसी तरीके से अब आता है आर्टिकल 15 का क्लॉज 3, नथिंग इन दिस आर्टिकल शेल। अब ये इसका एक तरह से एग्जाम्प्ट करा जा रहा है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शेल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। इसमें मतलब स्टेट को अगर कोई उन्होंने ऐसा लॉज बनाने हैं जो कि वुमेन या चिल्ड्रन की अपलिफ्टमेंट के लिए या फिर उनकी प्रोटेक्शन के लिए अगर कुछ बनाना है, तो फिर वहां पे ये जो आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 1 है और 2 है वो उसको वहां पे हिंड्रेंस नहीं क्रिएट कर पाएगा। ये आर्टिकल 15 के क्लॉज 3 में पहले से लिखा गया है, जैसे कि चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन एक्ट, ये कौन सा है, ये आर्टिकल 15 के क्लॉज 3 की वजह से आउटकम है। और जैसे पहले 497 होती थी, तो 497 में क्या होता था कि अगर अडल्ट्री होती थी तो उसमें जो मैरिड लेडी अगर किसी के साथ इन्वॉल्व होती है, तो उसमें जिस आदमी के साथ वो इन्वॉल्व हो जाती है, रिलेशन में इन्वॉल्व हो जाती है, तो उस आदमी के ऊपर केस किया जाता था। उसमें फिर भी औरत को इम्यूनिटी दी हुई थी कि भी औरत के ऊपर जो मैरिड लेडी अगर किसी और आदमी से अपने हस्बैंड को छोड़ के किसी और से रिलेशन बना रही है, तो उसको इम्यूनिटी दी थी कि इसके ऊपर केस नहीं किया जाएगा। लेकिन हाँ, उस आदमी को जिसकी नॉलेज में है कि ये मैरिड लेडी है और इसके साथ उसने रिलेशन बनाया, तो उस आदमी पे केस हो जाता था। तो इसकी भी जो सी है इम्यूनिटी जो सी 497 में जो सी मिली गई थी, वो 15 क्लॉज 3 के अंडर ही लेडीज को इम्यूनिटी मिली थी। लेकिन अब तो 2019 में जो सा ये है 497 ये जो सी और 198 सीआरपीसी, ये दोनों को अबॉलिश कर दिया गया है। लेकिन जब तक थी तो इसी के अंडर उसको इम्यूनिटी लेडी को मिलती थी। तो ये हो गया 15 क्लॉज 3। अब इसके अंदर आता है 15 क्लॉज 4 और 5। इसी को ही बस समझने की ज्यादा जरूरत है, बाकी तो ये सारा सिंपल हो गया। तो इसकी और ये जो 15 क्लॉज 4 है, ठीक है, इसको समझने के लिए सिर्फ 2-3 केसेस को हमें समझना पड़ेगा। जैसे हम उन केसेस को समझेंगे हमारे को 15 क्लॉज 4 भी समझ में आ जाएगा और ऑटोमेटिकली 15 क्लॉज 5 भी समझ आ जाएगा। स्टार्ट करने के लिए 15 क्लॉज 4 जो सा है वो हमें सबसे पहले जो इसकी इंपॉर्टेंट बात है कि भी वो कॉन्स्टिट्यूशन की जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुई थी उसके बाद 15 क्लॉज 4 जो सा है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। ऐसा क्या हो गया, ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस आ गए कि जिनकी वजह से 15 क्लॉज 4 फर्स्ट अमेंडमेंट के बाद इंट्रोड्यूस किया गया। वो था ये वाला केस, स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दोराई राजन, मैं शायद सही बोल रहा हूँ, स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दोराई राजन, ये जो सा केस था, इसके अंदर जो सा क्या हुआ कि स्टेट ऑफ मद्रास ने वहां के मद्रास के अंदर जितने भी उधर के स्टेट, उस स्टेट के अंदर जितने भी मेडिकल कॉलेजेस थे सभी में उन्होंने उनकी सीटें कम्युनिटी बेस्ड, हर किसी की जो सभी मेडिकल कॉलेज में जितनी भी सीट्स थी वो कम्युनिटी, हर कम्युनिटी के हिसाब से उन्होंने सारे कॉलेज की सारी सीट्स कम्युनिटी बेस पे उन्होंने रिजर्वेशन कर दी। लेकिन इस चीज को जो चैलेंज किया गया था और सुप्रीम कोर्ट में इसमें उन्होंने क्या बताया कि भी आप किसी भी जगह की किसी भी कॉलेज की या कोई भी कहीं पे भी जो रिजर्वेशन है, कंप्लीट रिजर्वेशन सिर्फ एक कम्युनिटी की ग्राउंड पे नहीं कर सकते। नो, यू आर नॉट अलाउड। और उसके अंदर क्या आता है, नथिंग, हाँ इसमें है स्पेशल प्रोविजन फॉर, ये किस लिए बनाया गया था, स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोशल इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास, सोशल इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास प्लस
ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। अब ये शेड्यूल कास्ट कौन होते हैं, ये आर्टिकल 341 के अंदर डिफाइन किया हुआ है कि भाई इसके अंदर शेड्यूल कास्ट के अंदर कौन आता है, और शेड्यूल ट्राइब कौन से होते हैं वो आर्टिकल 342 के अंदर बताया हुआ है। 341 आर्टिकल और 342 आर्टिकल इन दो के अंदर बनाया है। लेकिन बैकवर्ड क्लास जो सा है उसके बारे में कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया हुआ है, तो इसमें हर स्टेट अपने स्टेट के हिसाब से उसको अपने बैकवर्ड क्लास के जो से उसको डिफाइन करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, हर स्टेट अपने स्टेट के हिसाब से कि भाई हमारे यहाँ पे ये बैकवर्ड क्लास है, ये बैकवर्ड है, उनको पावर दी हुई है। तो इससे आगे चलूं तो, लेकिन बीच में एक मेरा सवाल है जो अगर आपको ठीक लगे तो उसको मेरे को जरूर कमेंट में जवाब दीजिएगा कि ये जो बैकवर्ड क्लास है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया कि भाई बैकवर्ड क्लास के अंदर कौन कौन आते हैं। ये बैकवर्ड क्लास का जो कैटेगरी है उसके अंदर इन लोगों को इन्वॉल्व करना है, जबकि शेड्यूल कास्ट के अंदर किन किन को इन्वॉल्व करना है, कौन आते हैं, वो आर्टिकल 341 में आ गया, और शेड्यूल ट्राइब के अंदर कौन आता है 342 में आ गया। बैकवर्ड क्लास साइलेंट होने की वजह से क्या आपको ये महसूस होता है कि स्टेट की जो गवर्नमेंट्स हैं, जो हर स्टेट की जो अपने स्टेट हैं उनकी जो से सेंटर और स्टेट, जो स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो अपने स्टेट में जब बैकवर्ड क्लास को डिफाइन करती है तो कहीं ना कहीं वो इस चीज को कि भी किस इस कम्युनिटी या उस कम्युनिटी को का बेनिफिट या वोट बैंक के लिए कि भी इस कम्युनिटी की वोट बैंक ज्यादा है और उनकी वोट बैंक लेने के लिए उनको बैकवर्ड क्लास में डाल देते हैं और बैकवर्ड क्लास के उनको बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, और इस चीज का स्टेट गवर्नमेंट जो है वो बेनिफिट लेती है कि हाँ भाई इधर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बैकवर्ड क्लास का तो डिफाइन किया नहीं हुआ, स्टेट के पास पावर आ गया और वोट गैदरिंग करने के लिए अपने हिसाब से वो कम्युनिटी को डिफाइन कर लेते हैं, और इस चीज का क्या वो मिसयूज करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि करते हैं, कई कई जगह होता है और कई जगह शायद ना होता हो। तो आपका क्या ख्याल है कि भी क्या स्टेट गवर्नमेंट जो सी होती है तो वो बैकवर्ड क्लास को अपने हिसाब से डिफाइन करके वोट प्रोक्योरमेंट के लिए यूज करते हैं कि नहीं करते हैं, और अगर करते हैं तो क्या इधर हमारे को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बैकवर्ड क्लास को डिफाइन करने के लिए जैसे स्पेसिफिक एक आर्टिकल है, तो क्या यहाँ पे एक आर्टिकल नहीं होना चाहिए कि जो बैकवर्ड क्लास के बारे में बताए। चलो ये तो एक सवाल था, अब आ जाते हैं टॉपिक पे। हाँ, तो उन्होंने इसमें कहा कि एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशल एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन, बैकवर्ड क्लास सोशली इकोनॉमिक एंड जो से एजुकेशनल सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास एंड शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, इन सब की अपलिफ्टमेंट करने के लिए जो सी है वो रिजर्वेशन होनी चाहिए, ना कि सिर्फ एक कम्युनिटी बेस पे आप सारे कॉलेज की रिजर्वेशन कर दो। इधर इन सभी फैक्टर्स को कंसिडर करके फिर करना है आपने। हाँ, तो ये तो हो गया इसके अंदर एक केस जिसकी वजह से ये आर्टिकल 15 का क्लॉज 4 इंट्रोड्यूस हुआ, लेकिन इसके अंदर फिर एक गेम चेंजर केस हुआ, वो था MR बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर। MR बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर। इसमें क्या हुआ, स्टेट ऑफ मैसूर ने क्या किया कि भी अपने स्टेट के अंदर जितने भी मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज थे, जितने भी, उन सबके 68% जितनी सीट्स थी उनमें से 68% जो से सारे रिजर्व कर दिए। कैसे कर दिए, कुछ परसेंटेज एससी को दे दिया, कुछ परसेंटेज एससी को दे दिया, शायद 12% के करीब एससी को दे दिया, 2 से 3% एसटी को दे दिया, और बैकवर्ड क्लास को और 22 और 28% कुछ ऐसे बैकवर्ड क्लास, और बैकवर्ड क्लास के अंदर भी एक और उन्होंने मर्ज कर दिया मोर बैकवर्ड क्लास। बैकवर्ड क्लास की ये रिजर्वेशन, मोर बैकवर्ड क्लास की ये रिजर्वेशन, एससी की इतनी रिजर्वेशन, एसटी की इतनी रिजर्वेशन, ये चार कैटेगरीज को लेके 68% सभी मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में जो सी उन्होंने सीट्स रिजर्व कर दी। तो इसको जब चैलेंज किया गया 1963 में, तो इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये तरीका गलत है। जैसे इसको खत्म किया वैसे इसको भी मानने से इनकार कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अपने जजमेंट में दिया कि जो बैकवर्ड क्लास है उसको जो डिफाइन करना है, जो बैकवर्ड क्लास को डिफाइन करना है, वो सोशली और एजुकेशनली ग्राउंड्स को भी कंसिडर करना पड़ेगा। जो बैकवर्ड क्लास को डिफाइन करना है सोशली और एजुकेशनल को भी
कंसिडर करके फिर जो बैकवर्ड क्लास है वो डिफाइन करनी है। और जो कास्ट है वो सिर्फ हमने कास्ट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट नहीं, कास्ट को कंसिडर करने के लिए उसमें आपको पॉवर्टी और वो किस बिजनेस के पॉवर्टी का स्केल और किस बिजनेस को वो में डील थे, वो पहले उनका क्या प्रोफेशन था बिजनेस को थे, उस चीज को भी कंसिडर करके फिर कास्ट करनी पड़ेगी। ये एक लैंडमार्क केस था कि इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने सीलिंग लगा दी 50% की। क्या कहा कि जो आपने सीट्स रिजर्व करनी है, जैसे इसमें 68% कर दी थी, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप किसी भी कंडीशन में जो रिजर्वेशन है वो 50% से ज्यादा आप नहीं कर सकते। तो इसमें 50% की सीलिंग कर दी। और इसमें जो उन्होंने कहा कि बैकवर्ड क्लास के अंदर आपने जो मोर बैकवर्ड क्लास जो आपने एक और कैटेगरी बना दी है, ये गलत है, ये गलत है। मोर बैकवर्ड क्लास नहीं बनाई जाएगी और बैकवर्ड क्लास को डिफाइन करने के लिए उनका सोशल और एजुकेशनल क्राइटेरिया को भी कंसिडर करना पड़ेगा। ये एक बेंचमार्क केस था सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन थोड़ा सा आगे चले और आगे आने वाले टाइम में फिर एक और केस आया जो था गेम चेंजर, जो अगेन दोबारा से गेम चेंजर था। जो जो चीजें इस सुप्रीम कोर्ट के केस के अंदर आई, जो जो आई, वो सब चीजों को उसने रिवर्स कर दिया। वो केस था इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993 का। मैं इस तरफ से आ जाता हूं, शायद वहां से दिखाई ना दे रहा हो। तो इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993 का था। इसमें उन्होंने क्या किया कि जो उन्होंने कहा था कि भाई बैकवर्ड क्लास के अंदर आप मोर बैकवर्ड क्लास नहीं बना सकते, उन्होंने उसको अलाउ कर दिया। और इसमें उन्होंने बोला कि भाई कास्ट को कंसिडर करने के लिए अगर आप सिर्फ बैकवर्ड क्लास को ही एक मुद्दा बना के चलते हो तो आप उसको भी कंसिडर कर सकते हो। तो ये जो दोनों चीजें थी, एक कास्ट को और बैकवर्ड क्लास को और मोर बैकवर्ड क्लास इसके अंदर डिफाइन, ये सब चीजें उसमें उन्होंने अलाउ कर दी। तो ये था 15 का सब क्लॉज 4। मोटे मोटी बात ये था कि भी एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशल इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन और फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, ये इनके लिए था, इनके लिए रिजर्वेशन था। अब जो है आर्टिकल 15 का क्लॉज 5 जो सा है, ये कब आया? 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। सब ये जो हमारा ये क्लॉज 5 जिसकी वजह से हम कह रहे हैं ना हम 5 ये 5th जोन सा है, वो जोन सा है 5th क्लॉज इंट्रोड्यूस हुआ। इसके अंदर क्या हुआ कि ये मोर और लेस सब कुछ इसमें सेम है। जो आर्टिकल 15 के क्लॉज 4 में है वही आर्टिकल जो सा है 15 के क्लॉज 5 में है, लेकिन ये सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से ही डील करता है, ये सिर्फ उनकी रिजर्वेशन के रिगार्डिंग ही बात करता है। और इसके अंदर जो लैंडमार्क केस है वो है पीए ईमानदार केस, इसको आप जरूर पढ़ लेना। तो इसमें इन्होंने ये कहा था कि इस केस में जो मेन आउटकम ये थी कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, जो नॉन एडेड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, वो रिजर्वेशन की कैटेगरी के अंदर नहीं आएंगे। वो इस हिसाब से, जिस हिसाब से इन्होंने बोला रिजर्वेशन करने को, उस हिसाब से नहीं करेंगे। तो इस बारे में इसकी डिस्कशन हुई थी कि भी प्राइवेट जो नॉन एडेड है इंस्टीट्यूशंस हैं, जो नॉन एडेड बाय द गवर्नमेंट है, वो अपने हिसाब से रिजर्वेशन उसमें कम कर सकते हैं, वो थोड़ा फ्लक्चुएट कर सकते हैं, उसके बारे में इसमें बताया हुआ था। तो आर्टिकल 15 क्लॉज 5 में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में जो रिजर्वेशन है उसके रिगार्डिंग ये सिर्फ बात करी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि भी ये सारा आर्टिकल 15 और उसके ये जो 5 फैक्टर्स रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और बर्थ के ऊपर ये जो 5 ये हैं और इसके क्लॉज 5 जो से हैं, वो सारे मैं शायद आपको अच्छी तरह से बताने में कामयाब होऊंगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई क्वेरीज हैं या कुछ आप और इसमें डिस्कशन करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेरे को ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।